हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ लर्नर्स। आज की हम क्लास में पढ़ेंगे लेसन 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो कि आइंस्टाइन के बारे में लिखी गई है। तो पहले हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद आपकी बुक की एक्सरसाइजेस और उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम सारे क्वेश्चन आंसर्स को एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कब हुआ था? 14 मार्च 1879 जर्मन शहर उल्म में। और आइंस्टाइन हमेशा से इतने होशियार नहीं थे, बल्कि जब वो छोटे थे उनके माँ बाप को ऐसा लगता था कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और उनकी मम्मी को लगता था कि आइंस्टाइन एक एबनॉर्मल बच्चे हैं, यानी कि असामान्य है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हैं, क्योंकि नॉर्मल बच्चों का जैसा सिर रहता है उसके हिसाब से एल्बर्ट आइंस्टाइन का सिर थोड़ा बड़ा था। और आइंस्टाइन 2.5 साल की उम्र तक बोलना नहीं जानते थे, और आखिरकार जब वो बोलना सीखे तो वो हर चीज़ को रिपीट कर करके बोलते थे, यानी कि 2-2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन नहीं जानते थे कि दूसरे बच्चों के साथ क्या किया जाए, इसीलिए जो उनके दोस्त थे वो उन्हें ब्रदर बोरिंग नाम से चिढ़ाते थे। इसीलिए आइंस्टाइन हमेशा अकेला खेला करते थे। और आइंस्टाइन को ज़्यादातर मैकेनिकल टॉयज़ पसंद थे, जैसे कि कार हो गया, एरोप्लेन हो गया, टॉयज़ एरोप्लेन। तो इस टाइप के टॉयज़ आइंस्टाइन को बहुत पसंद थे। और जब उनकी एक छोटी बहन का जन्म हुआ जिसका नाम माजा था, तो फिर आइंस्टाइन कहने लगे कि ठीक है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं, यानी कि इसके पहिए कहाँ हैं। इसका मतलब उनको मैकेनिकल टॉयज़ इतने पसंद थे कि उनकी जो छोटी बहन थी उसमें वो कह रहे थे कि इसके चक्के कहाँ हैं। आगे देखते हैं। एक बार आइंस्टाइन की हेड मास्टर जो थी स्कूल की, तो फिर वो आइंस्टाइन के फादर से कह रही थी कि आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन चूज़ करे इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो किसी में भी अच्छा नहीं कर पाएगा और उसको सक्सेस नहीं मिलेगा। आइंस्टाइन जब 6 साल के थे तो उनकी माँ के कहने पे उन्होंने वायलिन बजाना शुरू किया, और बाद में उन्हें वायलिन इतना पसंद आ गया कि वो अपनी पूरी लाइफ में हमेशा वायलिन बजाया करते थे। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। इसका मतलब आइंस्टाइन एक खराब स्टूडेंट नहीं थे। उन्हें बाद में म्यूनिख के हाई स्कूल में एडमिशन मिला, और जब आइंस्टाइन 15 महीने के थे तो उनकी फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हुई थी। आइंस्टाइन के सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आया करते थे, लेकिन आइंस्टाइन को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। स्कूल का रूल्स रेगुलेशन ये सब उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, और कभी कभी तो वो अपने टीचरों से भी बहस कर लिया करते थे। और जब आइंस्टाइन 15 ईयर्स के हुए तो उन्हें इतना घुटन महसूस होने लगा कि उन्होंने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया। इसके पहले साल एल्बर्ट आइंस्टाइन के पेरेंट्स जो थे वो मिलान शिफ्ट हो गए, और उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। फिर कुछ टाइम के डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन ने अपनी पढ़ाई दोबारा चालू करने का फ़ैसला किया, और उन्होंने अपनी एजुकेशन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड से ली, जो कि उनके पुराने स्कूल से ज़्यादा लिबरल था, यानी कि उन्हें वहाँ पे ज़्यादा आज़ादी मिली। आइंस्टाइन को मैथ्स और फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और अपनी स्कूल की पढ़ाई को ख़त्म करने के बाद आइंस्टाइन ने डिसाइड किया कि उन्हें एक यूनिवर्सिटी में पढ़ना है जो कि ज्यूरिख में है। लेकिन बस साइंस ही काफ़ी नहीं था इतने डैशिंग मॉस्टिच वाले यंग मैन के लिए, बल्कि वो इससे और भी ज़्यादा आगे का कर सकते थे। और आइंस्टाइन को बहुत इंटरेस्ट आने लगा एक उन्हीं के साथ पढ़ने वाली लड़की पे जिसका नाम मिलेवा मारिक था, और वो उस लड़की को क्लेवर क्रिएचर कहते थे, यानी कि वो उनको बहुत होशियार चतुर मानते थे। मिलेवा मारिक सर्बिया की रहने वाली थी। उन्हें स्विट्ज़रलैंड आना पड़ा ताकि वो ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें, क्योंकि ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में औरतें भी डिग्री ले सकती थी। इसी वजह से वो ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में आके पढ़ने लगी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, यानी कि आइंस्टाइन को मिलेवा मारिक के रूप में एक ऐसी दोस्त मिली जो उनके सोच को अच्छी तरीके से समझती थी और आइंस्टाइन को हमेशा सपोर्ट करती थी। यहाँ पे फिलिस्टाइन का मतलब उन लोगों से है जिनसे आइंस्टाइन की सोच नहीं मिलती थी, और
ऐसे लोग जो उनके यूनिवर्सिटी और फैमिली में थे जिनसे आइंस्टाइन की सोच बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी और वो हमेशा उनके अगेंस्ट रहते थे। एंड आफ्टर दैट दिस कपल फेल इन लव, यानी कि ये एक दूसरे को पसंद करने लगे। और ऐसे ऐसे लेटर्स मिले जिनमें आइंस्टाइन ने अपनी साइंस को और अपनी फीलिंग्स को मिक्स करके लेटर लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव बॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। इसका मतलब कि आइंस्टाइन लिख रहे हैं कि मैं कितना खुश हो जाऊंगा और मुझे कितना प्राउड होगा जब हम लोग अपने काम को एक कंक्लूज़न के तरफ ले आएंगे। और साल 1900 जब आइंस्टाइन 21 ईयर्स के थे तो वो एक ग्रेजुएट बेरोज़गार थे और बाद में वो कुछ काम करने लगे जैसे कि टीचिंग असिस्टेंट के रूप में, और वो प्राइवेट लेसन्स भी देने लगे। और आखिरकार 1902 में उनकी जॉब लग गई एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में पेटेंट ऑफिस बर्न में। आइंस्टाइन को दूसरे लोगों के खोज में हेल्प करना था, लेकिन आइंस्टाइन चुपके सीक्रेटली अपने आइडियाज़ पे काम कर रहे थे। और आइंस्टाइन मजाक में कहते थे कि ये जो मेरा ड्रॉअर है ये थ्योरेटिकल फिज़िक्स का ब्यूरो है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये थ्योरेटिकल फिज़िक्स का खजाना है। आइंस्टाइन का एक बहुत ही फेमस पेपर 1905 का, जिसमें आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझाया है। इसका मतलब कि टाइम और डिस्टेंस इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड से, कितनी तेज़ी से चल रहे हैं। अगर आपने 2 घड़ी ली है जिसका टाइम बिल्कुल सेम है और आप वो दोनों घड़ियों को अलग अलग जर्नी पे लेके जाएंगे, तो जब आप उनको साथ में लाएंगे तो दोनों का टाइम अलग अलग रहेगा। इसको मैं आपको एक ईजी एग्जांपल से समझा सकती हूँ। जैसे कि आपके पास 2 घड़ी है जो बिल्कुल टाइम में सेम है, लेकिन एक आपके पास है और एक आपके दोस्त के पास है, और आप अपने घर में बैठे हुए हैं और उस घड़ी को रखे हुए हैं, और आपका दोस्त जो कि उस घड़ी को ले करके बहुत स्पीड से रॉकेट में बैठ करके स्पेस में जा रहा है। तो जब वो उस घड़ी को स्पेस से ले करके आएगा तो उसका टाइम और आप जो यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके घड़ी का टाइम, दोनों का टाइम बिल्कुल अलग अलग होगा। अब हम लोगों को ज़्यादा फिजिक्स में नहीं जानना है, इसीलिए यहाँ पे आइंस्टाइन का फॉर्मूला लिखा हुआ है E=mc², यानी कि E का मतलब होता है एनर्जी, M का मतलब होता है मास एंड C स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट। इसका आइंस्टाइन ने एक बहुत फ़नी सा एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर आप किसी अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 मिनट बीता है, लेकिन अगर आप गर्म स्टोव पर 2 मिनट भी बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि 2 घंटे हो गए। और जब आइंस्टाइन अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा कठिन प्रॉब्लम फिजिक्स का सॉल्व कर रहे थे, तब उनकी अपनी प्राइवेट लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन मेलिवा मारिक से अपनी पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद शादी करना चाहते थे, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो इसके बहुत अगेंस्ट थी, क्योंकि मिलीवा मारिक आइंस्टाइन से 3 साल की बड़ी थी और उनकी माँ को ये बहुत एज गैप लगता था। एक और चीज़ थी जो आइंस्टाइन की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी मिलीवा मारिक में, वो ये था कि मिलीवा मारिक भी बहुत इंटेलिजेंट थी और वो कहती थी कि ये एक बुक के जैसी है जैसे कि तुम हो, और जिसकी वजह से आइंस्टाइन को अपना शादी थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा। और आखिरकार 1903 में आइंस्टाइन और मिलीवा मारिक की शादी हो गई और उनके 2 बच्चे हुए। लेकिन शादी के कुछ साल के बाद मिलीवा मारिक को हाउसवाइफ बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्हें लगता था कि उनका एम्बिशन ख़त्म हो रहा है, और सालों तक उनके बीच में बहुत लड़ाइयाँ चलने लगी और आखिरकार 1919 में उनका डाइवोर्स हो गया। और जिस साल उनका डाइवोर्स हुआ उसी साल आइंस्टाइन ने दोबारा शादी कर ली उनकी ही कज़न एल्सा से। आइंस्टाइन ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि वो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए, क्योंकि उन्होंने 1915 को अपना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश कर दिया, जिससे हमें ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझ आया।
और साल 1919 में एक सूर्य ग्रहण लगा यानी कि सोलर एक्लिप्स लगा। तब साइंटिस्ट ने सोचा कि आइंस्टाइन का जो ये थ्योरी है इसको चेक किया जाए। हालांकि आइंस्टाइन ने पहले ही हिसाब लगाकर बता दिया था कि जब किसी तारे की रोशनी सूरज के पास से गुजरेगी तो फिर वो कितना मुड़ेगा, और जब साइंटिस्ट ने इसे नापा तो ये रोशनी उतनी ही मुड़ी जितना आइंस्टाइन ने बताया था। तो फिर ये पक्का हो गया कि आइंस्टाइन का जो ये थ्योरी है ये बिल्कुल सही है। और जब ये थ्योरी प्रूफ हो गया तो फिर न्यूज़पेपर में सब जगह इसे एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन बताया गया, यानी कि विज्ञान में एक क्रांति। और साल 1921 में आइंस्टाइन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला। इसके बाद आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा फेमस हो गए और सारी दुनिया के लोग उन्हें बहुत ज़्यादा ऑनर देने लगे, बहुत सम्मान देने लगे, और वो सचमुच के एक बहुत बड़े स्टार बन गए। और साल 1933 में जर्मनी में नाजिस नाम की एक बहुत खतरनाक पार्टी पावर में आ गई, यानी कि सत्ता में आ गई। तो फिर आइंस्टाइन नाजिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और नाजिस भी आइंस्टाइन को पसंद नहीं करते थे। इसीलिए आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़ करके यूनाइटेड स्टेट जाना पड़ा। 5 साल के बाद बर्लिन के वैज्ञानिकों ने, यानी कि जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की, न्यूक्लियर फिजन की, यानी कि एटम को कैसे तोड़ा जा सकता है और जब एटम टूटता है तो कितना बड़ा धमाका हो सकता है। और इस खोज से जो अमेरिका में बहुत सारे वैज्ञानिक थे वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। ये सारे जो वैज्ञानिक थे ये पहले ही फैसिज्म और नाजियों के डर से अमेरिका आए हुए थे, यानी कि वो जर्मनी छोड़ करके अमेरिका आ गए थे, और इनमें से आइंस्टाइन भी थे। लेकिन अब उन्हें डर था कि ये जो नाजिस हैं ये इसका यूज़ करके एटॉमिक बॉम्ब यानी कि एटम बॉम्ब बना लेंगे। आइंस्टाइन का एक कलीग था जिसके कहने पर आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 में। आइंस्टाइन ने उस लेटर में वार्निंग देते हुए कहा कि इस टाइप का बॉम्ब जो होता है ये पूरा एरिया और उसके आसपास का जितना भी एरिया रहता है उन सब को ख़त्म कर सकता है। और आइंस्टाइन के इस लेटर का असर भी हुआ और फिर अमेरिका ने एक एटॉमिक बॉम्ब बनाया सीक्रेटली और उसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया 1945 को। और जब जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिराया गया तो इससे इतना ज़्यादा खतरनाक तबाही हुआ कि आइंस्टाइन इसका तबाही देख करके कांप उठे। इस बार उन्होंने एक बहुत बड़ा लेटर यूनाइटेड नेशन को लिखा और आइंस्टाइन ने इस लेटर में एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का मांग रखा, लेकिन इस लेटर का कोई भी असर नहीं पड़ा। अगले 10 सालों में आइंस्टाइन पॉलिटिक्स में यानी कि राजनीति में उतर आए और उन्होंने ये लड़ाई झगड़ा इक्विपमेंट्स ये सब को हटाते हुए एक पीस यानी कि शांति और डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की। और फिर आखिर में 1955 में आइंस्टाइन जब 76 ईयर्स के हुए तब उनकी डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद उन्हें विश्व नागरिक का सम्मान मिला और इसी तरीके से उन्हें साइंटिफिक जीनियस का भी सम्मान मिला। अब यहाँ से हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ये जो लाइंस लिखा हुआ है ये आपको बताना है कि ये किस पैराग्राफ से लिखा हुआ है। जैसे कि आइंस्टाइन का इक्वेशन ये हमने कौन से पैराग्राफ में पढ़ा, पैराग्राफ 9 में। इसी तरीके से सेकंड वाला पैराग्राफ 7 में एंड थर्ड वाला पैराग्राफ 3 में, फोर्थ वाला पैराग्राफ 10th में, फिफ्थ वाला हमने पढ़ा पैराग्राफ 14th में, सिक्स वाला पैराग्राफ 8 एंड 7th वन पैराग्राफ 11। सेकेंड का फर्स्ट, इसमें आपको बताना है कि ये सारा ओपिनियन यानी कि विचार आइंस्टाइन के बारे में किसका था। ही वॉज बोरिंग, उनको बोरिंग कौन कहता था, उनके प्लेमेट्स यानी कि उनके साथ जो खेलते थे। सेकेंड, वो एक स्टूपिड थे और जीवन में कभी सफल नहीं होने वाले थे, ये चीज़ उनके हेड मास्टर ने कहा। थर्ड, ही वॉज अ फ्रीक यानी कि वो एक विचित्र हैं, ये उनकी मदर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको ये सारे क्वेश्चंस का रीज़न बताना है यानी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। थर्ड का फर्स्ट यानी कि आइंस्टाइन ने हमेशा के लिए म्यूनिक स्कूल क्यों छोड़ा।
इसका आंसर यहाँ पे है क्योंकि आइंस्टाइन को उस स्कूल का स्ट्रिक्ट ऑर्डर और उसका डिसिप्लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं था और आइंस्टाइन का उनके टीचर से भी बहस हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि आइंस्टाइन स्विट्ज़रलैंड में पढ़ना चाहते थे म्यूनिक के बजाय, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स मिलान चले गए थे और उन्होंने आइंस्टाइन को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया था और आइंस्टाइन ने अपने पेरेंट्स को मनाया अपना एजुकेशन फिर से करने के लिए स्विट्ज़रलैंड में। क्वेश्चन नंबर 3, आइंस्टाइन ने मिलीवा को एक दोस्त की तरह कैसे देखा? आंसर 3, आइंस्टाइन ने मिलीवा मारिक को एक दोस्त की तरीके से देखा क्योंकि आइंस्टाइन ने देखा कि वो बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं और वो बहुत इंटेलिजेंट भी थी। क्वेश्चन नंबर 4, ये सब बातें आइंस्टाइन के बारे में क्या बताती है? तो थर्ड का आंसर नंबर 4 ये सारी चीज़ें बताती है कि आइंस्टाइन एक साधारण बच्चे नहीं थे, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ थी जो उनको फ्यूचर में बहुत ग्रेट बनाई और उन्होंने ये सारी चीज़ अपनी डिस्कवरी से साबित भी कर दी। क्वेश्चन नंबर 4, आइंस्टाइन ने पेटेंट ऑफिस में अपने डेस्क ड्रॉअर को क्या नाम दिया और क्यों? आंसर 4, आइंस्टाइन ने अपने डेस्क ड्रॉअर को पेटेंट ऑफिस में ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स नाम दिया क्योंकि वो अपना खुद का आइडिया डेवलप कर रहे थे और जो ड्रॉअर था वो प्रूफ था उनके एफर्ट्स का, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को अपने पेपर में रखा था और वो पेपर्स उसी ड्रॉअर में रखा हुआ था। 5th, आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रूसेवेल्ट को लेटर क्यों लिखा था? आंसर 5th, क्योंकि नाजिस ने एटम बम बनाने का टेक्निक ढूंढ लिया था और वो एटम बम बना सकते थे जिसकी वजह से वो कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते थे, दुनिया की कोई भी चीज़ बर्बाद कर सकते थे। इसी चिंता में आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रूसेवेल्ट को लेटर लिखा था। क्वेश्चन नंबर 6, हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए जाने के ऊपर आइंस्टाइन का रिएक्शन कैसा था? आंसर 6, जैसे कि हमने चैप्टर में समझ लिया है कि बॉम्ब गिराने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था और आइंस्टाइन इस डिस्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक लेटर लिखा था यूनाइटेड नेशंस को ये आर्म्स और वेपन्स के ऊपर थोड़ा रोक लगाया जाए और उनको डर था कि ये सब के डेवलपमेंट की वजह से दुनिया की शांति पर बहुत असर पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड आइंस्टाइन को एक विश्व नागरिक के रूप में क्यों याद रखेगा? नंबर 7, दुनिया आइंस्टाइन को एक वर्ल्ड सिटीजन के तरीके से इसलिए याद रखेगी क्योंकि वो दुनिया की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करते थे कि एटम बम दुनिया को बर्बाद कर देगा अगर कोई देश इसे बनाएगा या तो फिर इसे विस्फोट करेगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे ये जो सारे सेंटेंस हैं इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लिखना है, यानी कि इसको आपको सही क्रम में लगाना है। जैसे कि आइंस्टाइन कब पैदा हुए तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने चैप्टर्स में पढ़ा है तो आपको बस उसी तरीके से इसे उसी क्रम में लगा देना है। तो फर्स्ट आपका ये हो जाएगा, सेकेंड आपका ये वाला हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सारे पॉइंट्स को लगा लेना है। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।